हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे। क्लासेस वाइज हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। और मैंने इस पे सभी नोट्स कवर किए हैं, तो आपको जो है अलग से ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम में। इसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे कि फुल मून या पूर्णिमा क्या होता है। ठीक है। तो पूर्णिमा क्या होता है, ये हमारा महीने में एक बार आता है। इसके बारे में हमने अपने फैमिली मेम्बर से सुना होगा कि आज पूर्णिमा का व्रत है। तो उसको जब हमें पूरा चाँद देखने को मिलता है, ठीक है, तो जब हमें फुल मून देखने को मिलता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। फिर जब हमारा पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद हमारा आता है न्यू मून, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें चाँद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है आसमान में। जब पूरा अंधेरा होता है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। अब ये हमें किन की वजह से देखने को मिलता है, ये हमें पूर्णिमा और जो हमारा ये न्यू मून अमावस्या है, इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। ठीक है। तो ये मून के जो फेजेस हैं उनकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इस फेजेस ऑफ मून को मैं आपको एक वीडियो लिंक के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसको बोलते हैं, आसमान में जितने भी चमकते हुए ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे सन हो गया, मून हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गए। तो जो भी चीज़ें हमें आसमान में चमकती हुई दिखती हैं, स्टार्स वगैरह, ये सब हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो अब हम कवर करेंगे धीरे धीरे अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं। तो स्टार्स जो हैं ये हमारे बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। ये हमारे गैसेस के बने होते हैं और इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है जिसको ये लार्ज अमाउंट्स में एमिट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा स्टार्स क्या होते हैं, तो आप उनकी क्या क्वालिटीज़ बताओगे कि स्टार्स जो हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और स्टार्स हमारे जो हैं वो गैसेस के बने रहते हैं। ठीक है। उनके पास अपनी गर्मी और लाइट होती है जिसको वो एमिट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। जैसे हम सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज से हमें रोशनी और गर्मी हमें दोनों देखने को मिलती है। तो वैसे ही स्टार्स भी करते हैं। सन जो है ये भी अपने आप में एक स्टार है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, इमेजिनरी पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त आपको कोई एक डिफ़िकल्ट टर्म आप इनकाउंटर करते हो, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी अनयूजुअल टर्म है। तो आप क्या कर सकते हो कि उस टर्म को अगर आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो आप उससे फ़ेमिलियर हो जाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको फिर वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी पढ़ने में और आपका इंटरेस्ट और बनेगा उसमें। जैसे आपने पढ़ा कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, अच्छा, इमेजिनरी पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ऐसे करके आप इसको 2-3 बार अपने आप में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, तो होता क्या है, हमारे अलग अलग स्टार्स का ग्रुप मिलके जब एक इमेजिनरी पैटर्न बनाता है। ठीक है। यानी इमेजिनरी पैटर्न यानी जब हम आपस में बात करते हैं ना कि अरे आसमान में देखो तारे से बना हुआ हमें कोई एनिमल दिख रहा है, तो वो इमेजिनरी पैटर्न्स जो होते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके बनाते हैं, उनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है। अब इनके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आता है हमारा उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है। और सेकंड वाला आता है हमारा सप्तऋषि स्मॉल बियर, जो हमारा 7 स्टार्स मिलके बनाते हैं आपस में। अब जो सप्तऋषि और स्मॉल बियर होता है, ये हमारे काय किस में काम आता है, ये हमारे काम आता है जो नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, उसको लोकेट करने में हेल्प करता है ये हमारे। तो होता क्या है कि हमारा जो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार होता है, ये हमेशा हमारे आसमान में जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। तो जिसकी वजह से पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे कि अगर जब उनको कोई डायरेक्शन डिटरमाइन करनी होती थी तो वो नॉर्थ स्टार की हेल्प से डिटरमाइन करते थे। कैसे कि अगर उनको एक बार नॉर्थ डायरेक्शन पता लग गई तो वो बाकी तीनों ईस्ट वेस्ट साउथ इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और वो नॉर्थ स्टार को
डिटरमाइन कैसे करते थे उसकी डायरेक्शन? सप्तऋषि या स्मॉल बियर की हेल्प से। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो स्टार्स हमें नाइट में देखने को मिलते हैं ये हमारे सन के जैसे ही होते हैं, जो हमें सूरज देखने को मिलता है। पर आप सोचोगे कि यार वो जो रात को हमें तारे देखने को मिलते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं और उनकी हमें हीट और लाइट भी फील नहीं होती है, जो हमने बात करी थी। उसका कारण ये है कि वो स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से एक तो वो हमें छोटे नज़र आते हैं और जिसकी वजह से हमें उनकी हीट और लाइट भी फील नहीं होती है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका रीज़न पता होगा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है। तो स्टार्स ट्विंकल हमारे इसलिए करते हैं क्योंकि होता क्या है, क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं। तो स्टार्स हमसे, ये स्टार है जिसको हम कह रहे हैं और ये है हम, सपोज, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे बीच में जो बहुत सारी एयर एटमॉस्फेयर हम पढ़ते हैं ना, ये पूरा एटमॉस्फेयर आता है, इसमें अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एयर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग घनत्व वाली एयर हमें देखने को मिलती है, उसकी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। आप इसका एग्जाम्पल एक और तरीके से देख सकते हैं। जब भी आप रात को अपनी छत पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपके पास वाली लाइट है वो आपको एग्जैक्ट फिक्स्ड उसमें चमकती हुई दिखेंगी, पर जो लाइट आपकी बहुत दूर है आपसे वो आपको वो लाइट्स भी ट्विंकल करते हुए नजर आएंगी। वहाँ पे भी सेम फिनोमेना अप्लाई होता है जैसे हमारे स्टार्स में अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है। जैसे जब हम सूरज की बात करते हैं तो सन भी अपने आप में एक स्टार है, यानी हमने क्वालिटीज़ क्या पढ़ी थी कि सन भी जो है वो बड़ा है, गर्म है, गैसेस का बना है और उसकी भी अपनी क्या है, हीट और लाइट है जिसको वो एमिट करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो सेकेंड नियरेस्ट स्टार हमारा आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स जो है ये हमारा ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स यानी जो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स जो होते हैं इनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और ये स्टार्स की लाइट और लाइट से जलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे हमारा अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है, सबको पता है, और हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन, ठीक है। तो अर्थ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक प्लैनेट है और वो किसकी हेल्प से जलता है, वो हमारे सन की हेल्प से जलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो सैटेलाइट्स होती है हमारी कि ये हमारे जो है प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। उसी तरीके से जैसे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड मूव करते हैं वैसे ही सैटेलाइट्स हमारी प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। अगर इसको हम ऐसे समझें तो होता क्या है, सपोज ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये है सन, ठीक है। तो इसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और एट्सेट्रा, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे सन के अराउंड ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन दो टर्म्स को हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब है क्या, जैसे हमारे सन के चारों तरफ हमारी प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही सैटेलाइट जो होती है ये हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। समझ आ गया? प्लैनेट्स जो होते हैं ये हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट जो है वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, सैटेलाइट्स हमारी दो तरह की होती है। सैटेलाइट्स हमारी नेचुरल, जैसे हमारे अर्थ के पास जो सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं, मून, ठीक है। तो मून हमारी क्या है, वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। वैसे ही हमारी मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं और इनको किस लिए बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, यानी हमारी अर्थ के बारे में। क्योंकि जो सैटेलाइट होती है हमने इसकी क्वालिटी क्या पढ़ी कि ये हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम सैटेलाइट इसलिए बनाते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें अर्थ के बारे में। तो जैसे कुछ एग्जांपल है इनसैट, IRS, एडुसैट, तो ये हमारी कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेओरॉइड्स क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं और मेटेओराइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स जो हैं बहुत कंफ्यूज करती हैं, बट मैं इनको याद करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी
तो सबसे पहले एस्टेरॉइड समझते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं। सिंपल, जैसे हमने प्लैनेट्स के बारे में बात करी कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये भी प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। पर डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि एस्टेरॉइड जो हैं ये हमारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? ये हमारी टाइनी बॉडीज़ होती हैं। और इसके अलावा ये हमारे एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का एग्जाम्पल है सेरेस, ठीक है? तो अब अगर हम देखेंगे तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये भी हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था ये मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये है जुपिटर, ठीक है? तो एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है? समझ लो ये हमारे एस्टेरॉइड्स हैं जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, और ये हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में है। प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड में डिफरेंस क्या था कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि मिटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मिटियोर्स क्या होते हैं और मिटियोराइट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिटियोरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो मिटियोरॉइड्स होते हैं ये हमारे स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स होते हैं या पीसेस होते हैं दैट मूव अराउंड द सन, यानी ये भी हमारे छोटे रॉक की पार्टिकल्स हैं, रॉक्स के ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? और अब इसमें होता क्या है कि ये हमारे मिटियोर्स और मिटियोराइट्स कब कहलाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जैसे ये हमारे होते हैं, मान लो ये है हमारी सन और ये है हमारी अर्थ, ठीक है? और समझते हैं कि ये कोई एक मिट्योर है, इसको बना देते हैं मिट्योर, ठीक है? तो अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है और मिट्योर भी टाइनी रॉक का पार्टिकल है, ये भी सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है? अब होता क्या है, हमारे अर्थ का आप सबको पता अगर नहीं होगा तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग गैसेस देखने को मिलती हैं। तो अभी क्या है, ये है मिट्योरॉइड, मिट्योरॉइड। तो होता क्या है, अभी ये टाइनी रॉक की पार्टिकल है जो सन के अराउंड घूमता है। तो होता क्या है, जब ये मिट्योरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है और ये पूरी तरीके से जल जाता है, और ये जलता कैसे है, ये हमारा फ्रिक्शन की वजह से पूरी तरीके से जल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिट्योर, ठीक है? मिट्योर कब बोल रहे हैं, जब मिट्योरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आके पूरी तरीके से जल जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिट्योर। और कभी कभार क्या होता है, ये मिट्योरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है और ये पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, तब ये कहलाता है मिट्योराइट, ठीक है? और ये हमारा क्या होता है, ये पूरी तरीके से जल नहीं पाता है तो ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाता है और गड्ढा बना देता है। क्यों? अब हम सोचेंगे कि अच्छा गड्ढा क्यों बनाता है, क्योंकि ये उतना ऊपर से बहुत स्पीड में आता है, तो जिसकी वजह से छोटा होने के बावजूद भी ये हमारे अर्थ में गड्ढा बना देता है, ठीक है, हॉलो या फिर क्रेटर क्रिएट करता है, ठीक है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबको समझ आ गया। अब इसको याद करने की ट्रिक जो मैं बताती हूँ, तो इन तीनों को पहले लाइन में लगाओ, मिट्योरॉइड, मिट्योर और मिट्योराइट। अब इसको लाइन में कैसे लगाओगे, समझो पहले तो दो बड़े वर्ड्स हैं, मिट्योरॉइड और मिट्योराइट, इनके बीच में एक छोटा वर्ड है, ठीक है? और हम फोकस करेंगे, जैसे ये है हमारा मिट्योरॉइड, ये है हमारा मिट्योर और ये है हमारा मिट्योराइट, ठीक है? अब हम फोकस क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है कि अच्छा दो बड़े टर्म्स के बीच में एक छोटा टर्म है, ठीक है? अब कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे मिट्योरॉइड है या यहाँ पे है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा है मिट्योरॉइड, डी अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो हमारा पहले आता है एज़ कम्पेयर टू टी, तो हम याद करेंगे अच्छा ठीक है, पहले डी आता है अल्फ़ाबेटिकली तो मिट्योरॉइड, फिर क्योंकि दो बड़े वर्ड्स के बीच में एक छोटा वर्ड है इसलिए मिट्योर, और फिर लास्ट में आता है टी, इस वजह से मिट्योराइट, ठीक है? अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो अब हम इनको एक बार प्रॉपरली देखते हैं। तो मिट्योरॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है?
हमने पढ़ा कि जब ये मेटेओरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो ये पूरी तरीके से जल जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, हमें एक लाइट देखने को मिलती है आसमान में, जिसको हम शूटिंग स्टार या फिर टूटता तारा भी बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना कि अच्छा देखो टूटता तारा दिखा है, एक विश मांगते हैं, तो वो समझना अगली बार से आप कभी भी टूटता तारा देखोगे, इसका मतलब वो मेटेओरॉइड है जो कि कंप्लीटली बर्न हो चुका है, यानी वो मेटेओर कहलाएगा अब, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। फिर क्या होता है, जब ये मेटेओरॉइड कभी कभार पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, ठीक है, तो ये अर्थ में गिर के जब हॉलो या फिर क्रेटर बनाता है तो उसको हम बोलते हैं मेटेओराइट। अब हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ा था। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में देखने को मिलते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे हमारा स्टार्स, ठीक है, सन भी एक स्टार है, तो इस वजह से ये प्लैनेट्स जैसे अर्थ, मरकरी, वीनस, सैटेलाइट जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, वैसे और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। एस्टेरॉइड्स जैसे हमने सेरस पढ़ा था जो कि लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। फिर हमने पढ़ा था मेटेओरॉइड्स, मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स। कैसे पढ़ा था? दो बड़े वर्ड्स के बीच में एक छोटा वर्ड है और डी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इस वजह से मेटेओरॉइड, फिर मेटेओर और फिर मेटेओराइट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में जो है, इसमें हमारा सन जो कि एक स्टार है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। इसको हेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अपनी हीट और लाइट है जिसको ये लार्ज अमाउंट में एमिट कर रहा है, और इसी की हेल्प से हमारे सभी प्लैनेट्स जो हैं उनमें लाइट मिलती है, ठीक है। और हमारा सन जो है, सभी प्लैनेट्स सभी को उसने एक ग्रेविटेशनल फोर्स के उससे बांधा हुआ है, ठीक है। इस वजह से सन हमारा हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है, यानी हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है सन जो कि हेड है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, एस्टेरॉइड्स और मेटेओरॉइड्स आते हैं, ठीक है। अब हम मेटेओर और मेटेओराइट्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये मेटेओरॉइड्स ही बाद में चल के मेटेओर्स और मेटेओराइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं सन के बारे में। तो सन जो है ये एक स्टार है। अब क्योंकि ये स्टार है तो ये ह्यूज होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना होगा, ठीक है, और इसके पास ये अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का। अल्टीमेट सोर्स इसलिए बोला है क्योंकि उसके पास हीट और लाइट होती है जिसको वो एमिट करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सन है ये हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसको अगर हम लैक्स के टर्म्स में बोलें तो इसका मतलब ये हमसे 1500 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है, सन। इसके बाद आते हैं हम प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स होते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हमने क्या देखा था कि ये हमारे जो है, ये हमारे एक फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ यानी इलिप्टिकल पाथ में जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने यहाँ पे ये रास्ता ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल होता है ये वाला शेप, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, और इनका जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या समझ आया? प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये हमारे सन के अराउंड एक इलोंगेटेड पाथ जिसको हम इलिप्टिकल शेप होता है उसका, और उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। उसमें वो सन के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा नियरेस्ट प्लैनेट जो है हमारा वो मरकरी है, फारदेस्ट हमारा नेपच्यून है, ठीक है। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि वीनस का जो साइज और शेप है वो हमारे सिमिलर है टू द अर्थ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो इसमें आते हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी मेरी बहुत एफिशिएंट मम्मी ने मुझे अभी अभी क्या दिए? नट्स दिए, ठीक है। तो हम इनको याद कैसे करेंगे? माई का एम मरकरी, वेरी का वी वीनस, एफिशिएंट का ई अर्थ, मदर का एम मार्स, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न, अस का यू यूरेनस एंड नट्स का एन नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा सन से लेके उससे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये हमारे उसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हमारा एक जो है एक प्लैनेट UB313 जो है ये हमारा डिस्कवर हुआ था, जो कि प्लूटो
प्लूटो से क्या कहते हैं बड़ा और बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा दूर भी था, और इसके बारे में बाकी डिटेल्स नहीं पता है। वैसे थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में अब विद टाइम पता चल गई है, बट अब अकॉर्डिंग टू क्लास 6 एनसीईआरटी आई एम रेफरिंग दिस ओनली। ओके, तो अगर हम देखें तो नेपच्यून के बाद पहले हमारा प्लूटो भी एज अ प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, बट अब प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक नया प्लैनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्लूटो से भी बड़ा था और दूर था सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वो डिस्कवर किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या होती है। तो अर्थ जो है ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट और थर्ड नियरेस्ट है टू द सन। अगर हम कैसे देखेंगे इसको, हमने देखा था कि ये क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो ये हमारा सीक्वेंस था ना, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि अर्थ हमारा ये थर्ड नियरेस्ट है सन के। ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा होता है हमारा जुपिटर, सेकंड पे आता है सैटर्न, थर्ड पे यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो हमने अर्थ के बारे में क्या पढ़ा, ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट और थर्ड नियरेस्ट है टू द सन के। अर्थ का शेप जो है वो हमारा जियोइड शेप बोला जाता है। जियोइड शेप क्या होता है, यूजुअली हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोलते हैं कि अच्छा अर्थ जो है वो स्फेयर शेप की है। ठीक है, स्फेयर यानी गोलाकार टाइप का हम उसको शेप बताते हैं, बट एक्चुअल में अर्थ स्फेयर ना होके ये जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड शेप क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो पोल्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दबा रहता है, और जो हमारे इक्वेटर होता है सेंटर, यहाँ पे इसमें हमें बल्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा शेप होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दबा और यहाँ पे थोड़ा सा ये बल्ज हमें देखने को मिलता है। इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। ठीक है, तो अर्थ हमारी जो है वो जियोइड शेप की है। इसके बाद आते हैं कि अर्थ जो है वो हमारी ब्लू नज़र आती है हमें दूर से। इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है कि हमारी अर्थ जो है उसका 2/3 सरफेस एरिया जो है ये हमारा पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें ब्लू नज़र आती है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मून क्या होता है। तो मून हमने पढ़ा था कि मून हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारे पास अर्थ के पास यानी सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो मून का जो हमारा डायामीटर होता है, ठीक है, ये मून है, इसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ का जो डायामीटर होता है उसके 1/4 के बराबर है। ये अर्थ है, इसका जो डायामीटर है इसका 1/4 जो है वो हमारा मून का डायामीटर है। ठीक है, मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमें मून भी बहुत बड़ा इसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि ये हमारा जो है वो सन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, तो और इसमें हमारा जो है मून में हमारा पानी और हवा नहीं है। ठीक है, और मून जो है ये भी हमारा अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो रिवोल्यूशन और ये हमारा मून कितने टाइम में करता है, तो अगर हम देखें तो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा है मून। तो मून जो है हमारी दो टर्म्स होती हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इनको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो रोटेशन मतलब जब कोई भी चीज़ अपनी जगह पे गोल घूमती है। जैसे सपोज कि अगर ये पेन है, ठीक है, अगर ये अपनी ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूम रही है तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, और रिवोल्यूशन होता है जब हमारा कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के चारों तरफ घूमती है, उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। ठीक है, तो मून जब अपनी ही जगह पे घूमेगी तो उसको बोलेंगे रोटेशन, जब अर्थ के चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब मून क्या होता है, मून जो है इसको हमारे 27 डेज लगते हैं। काय के लिए, फॉर रोटेशन एज वेल एज फॉर रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी मून जो है वो अपने आप में भी 27 डेज में एक चक्कर घूमता है अपने आप का भी, और अर्थ के चारों तरफ भी वो 27 डेज में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस वजह से क्या होता है, इस रीज़न की वजह से हमें मून की सिर्फ एक साइड ही विजिबल हो पाती है। ठीक है, तो मून की सिर्फ एक साइड विजिबल हो पाती है, यानी आप ये मत सोचना कि अच्छा जो अमावस्या है वो हमारा क्या कहते हैं, वो क्या पता मून की दूसरी साइड हो, कि मून की दूसरी साइड एकदम डार्क हो जिस वजह से हमें ऐसा लगता हो, उसको
दूसरी साइड नहीं बोलते हैं, रादर जो हमें अमावस्या दिखती है या पूरा जब चाँद दिखता है उनको फेजेज़ ऑफ मून बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हमें मून का सिर्फ़ एक साइड नज़र आता है, यानी ये अगर मून का फेस है, ठीक है? तो हमको सिर्फ़ यही नज़र आता है हमेशा। हमें मून के जो पीछे का हिस्सा है वो हमें नज़र नहीं आता कभी। इसका रीज़न मैं आपको एक वीडियो लिंक के थ्रू समझाऊँगी। मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसके उससे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएँगे कि ऐसा क्यों होता है कि मून का हमें सिर्फ़ एक ही हिस्सा नज़र आता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है। तो यूनिवर्स हमारा क्या होता है, इसमें हमारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हमें देखने को मिलती हैं, यानी बहुत सारी गैलेक्सीज़ देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी क्या होता है? ये हमारा बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है जहाँ पे हमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस देखने को मिलते हैं, यानी बहुत सारे तारे, ठीक है? बहुत सारे क्या कहते हैं क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं डस्ट और गैसेस के। ये सब मिलके हमारी गैलेक्सीज़ बनाते हैं, और जब बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलती हैं तो हमारा यूनिवर्स बनता है, ठीक है? तो हमारी जो गैलेक्सी है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अ, अगर हम इसको एक डायग्राम से रेफ़र करें तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि सबसे पहले हमारा अर्थ जो है ये हमारा एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम जिसका हेड सन है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है? हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, गैलेक्सी क्या होती है, ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, ठीक है? तो सिर्फ एक स्टार जो कि हमारा सन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स होंगे, ठीक है? फिर गैलेक्सी मिलके हमारा बनाती हैं यूनिवर्स, ठीक है? इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जियोइड। तो अगर हम बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, तो जब भी कहीं पे जियो लिखा होगा यानी उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है? जहाँ पे भी लॉजी वर्ड यूज़ किया होगा उसका मतलब होता है स्टडी। जहाँ पे भी मेट्री वर्ड यूज़ किया होगा उसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है? यानी मेजरमेंट। और जहाँ पे भी जियोइड वर्ड यूज़ किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वो शेप जो हमारे अर्थ के शेप से सिमिलर है, ठीक है? उसको जियोइड बोला जाता है। तो अब हम आते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनका जो मूवमेंट होता है उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? एस्ट्रोनॉमर्स यानी एस्ट्रोनॉमर्स पर्सन है, लोग हैं। वो लोग जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या थी, याद करने की कोशिश करो। हमारे ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, जैसे सन, मून, अर्थ, ठीक है? तो ये सब हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो जो इनकी स्टडी और इनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे हमारी लॉजी वर्ड इस तरह का यूज़ होगा तो इसका मतलब स्टडी। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो पीपल हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है? और इसको एग्जाम्पल आर्यभट्टा, ठीक है? इसको आप कंफ्यूज मत करना एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम यानी कि ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है, ये साइंस नहीं है, ये बिलीफ या ट्रेडिशन है। इसमें ये मानते हैं कि अच्छा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनके मूवमेंट की वजह से हमारी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट होता है या हमारी लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग अलग है। एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग हैं, ठीक है? इनमें डिफरेंस याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मून में सबसे पहले कदम रखा रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 28 जुलाई 1969 को। सेकंड नंबर पे बज़ एल्ड्रिन ने स्टेप रखा था, ठीक है? ये साथ में ही गए थे। पहले स्टेप किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, सेकंड में बज़ एल्ड्रिन ने, ठीक है? लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी लाइट चलती है। उसके बावजूद जो हमारे सन से हमारी लाइट हमारी अर्थ पे पहुंचती है उसको पहुंचने में अप्रॉक्स 8 मिनट्स लग जाते हैं, इतनी स्पीड में होने के बावजूद, ठीक है? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा,
अब हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा है, जिसको हम बोलते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के अराउंड जो है वो हमारी रिंग्स बनी हुई है। और ये रिंग्स काय की बनी है? डेब्रिस की बनी है। डेब्रिस क्या होते हैं? ये हमारे छोटे कण होते हैं, जिनकी ये जैसे रॉक्स वगैरह के जो हमारे ये कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे ये हमारी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के अराउंड रिंग्स बनी हुई है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वेडनेसडे को इवनिंग में।